एक मिनट। शुरू कर दिया हमने। नमस्कार। लाउड इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लाउड फार्मर शो। कल हमने जब दोपहर के बाद ये कहा, शायद कहने वाले जो पहले 3-4 लोग थे उनमें मैं भी था, कि एक व्यक्ति वहां पे दीप सिद्धू, वो उस भीड़ का नेतृत्व कर रहा था जो भीड़ आईटीयू से गई लाल किले तक, और रास्ते में पुलिस मुख्यालय भी उसका पड़ा आईटीयू पे। वहां से वो दरियागंज क्रॉस करते हुए जामा मस्जिद के सामने से होते हुए लाल किले पहुंचे। हमने कहा कि इसको लीड जो सज्जन कर रहे थे उनका नाम दीप संधू है, और हमने उस समय सांसद का नाम नहीं लिया, लेकिन हमने कहा कि पंजाब के एक सांसद के ये बहुत करीबी हैं, और पंजाब के सांसद के ये को ये अपना भाई बताते हैं। इनका रिश्ता उस सांसद से होना संदेह पैदा करता है, और ये बहुत ध्यान देने में की बात है कि जब इसका परिणाम सामने आएगा कि इसके पीछे कौन है, तो कहीं ऐसा ना हो कि जो इस समय टेलीविजन चैनल चिल्ला रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत स्थिति सामने आए, और वही हुआ। उस सांसद ने शाम 5 बजे के बाद या शायद 6 बजे के बाद एक ट्वीट किया, मेरा और मेरे परिवार का दीप संधू से कोई रिश्ता नहीं है। ध्यान दीजिए, ये लोकसभा के सदस्य हैं, इनके पिताजी भी लोकसभा के सदस्य थे, इनकी अम्मा भी लोकसभा के सदस्य हैं, मौजूदा हैं। वो तो भूतपूर्व हो गए, उनके पिताजी पहले एक्स एमपी हैं वो, और ये सांसद इसी बार चुने गए हैं, और वो कह रहे हैं कि मेरा कोई रिश्ता इस व्यक्ति से नहीं है। उन्होंने एक ट्वीट किया, आप ट्वीट देख सकते हैं उन्होंने क्या किया। ये ट्वीट ये कहता है कि ये शायद सच्चा आदमी होगा जो सांसद कह रहा है, और इतना सच्चा होगा कि नहीं तो वो ट्वीट कैसे करता। पर ये कहानी कुछ और है। कहानी क्या है? कहानी ये है कि अचानक हमें उनका एक वीडियो क्लिप मिल गया, जो वीडियो क्लिप हमारे देश के स्वनामधन्य न्यूज चैनल्स के पास नहीं है। स्वनामधन्य न्यूज चैनल्स ने इस व्यक्ति का चेहरा भी नहीं दिखाया, स्वनामधन्य चैनल ने इस व्यक्ति का नाम भी नहीं बताया, और इससे इस तरीके से गायब किया समाचार के आकाश से, फलक से, पटल से, इसका नाम ही कहीं ना है। और इसमें मैं नहीं कहता कि पुलिस का कितना रोल है, लेकिन टीवी चैनलों का, न्यूज चैनल्स का 100% रोल है, जिन्होंने इस व्यक्ति को नामित नहीं किया, इस व्यक्ति के ऊपर संदेह नहीं पैदा किया, जबकि यही व्यक्ति हाथ में झंडा लिए हुए है, और जो सिखों के धार्मिक झंडे की जगह उसे खालिस्तान का झंडा बता रहा है, और उसे ले जाकर के उसने लाल किले के ऊपर लगाया, और ये भ्रम फैलाया कि हमने तिरंगे को हटा करके इसको लगाया, और टेलीविजन चैनल से चीख चीख करके देश को बता रहे थे तिरंगे का अपमान हुआ, राष्ट्र का अपमान हुआ, लाल किले का अपमान हुआ। अब जब हमने रात में सवाल खड़ा किया कि लाल किले का अपमान आप कह रहे हैं, आप ये तो बताइए लाल किले के दरवाजे किसने खोले? लाल किले में टिकट होती है, वहां पे वो सरकारी संरक्षण में था, और कभी उसमें सेना रहती थी लाल किले में। वो इतनी सुरक्षित जगह है, अभेद्य किला है, जिसमें मुगल बादशाहों ने रह करके हिंदुस्तान के ऊपर शासन किया। उसकी बनावट ऐसी कि कोई दरवाजा नहीं तोड़ सकता। दरवाजा खोला कैसे? किस पूंजीपति को भारत सरकार ने लाल किला किराए पे दिया है, लीज पे दिया है सालों के लिए, जो इससे कमाई कर रहा है? भारत सरकार के पास इतना पैसा नहीं था कि वो टिकट बेच करके और लाल किले की कमाई अपने पास रखती, उसने एक पूंजीपति को दे दिया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि उस पूंजीपति का क्या कोई आदेश था कि जब ये लोग आए तो दरवाजा खोल दो? उसे आदेश किसने दिया होगा? जाहिर है आदेश वही दे सकता है जो उससे ज्यादा बड़ा ताकतवर हो। उसके अंदर से भीड़ चलती हुई ऊपर गई और बाहर दिखाई दे रही, जिस भीड़ का रिश्ता संयुक्त किसान संघर्ष समिति से नहीं है,
क्योंकि संयुक्त किसान संघर्ष समिति के लोग जाते हैं ट्रैक्टर लेकर के और दिल्ली में 7 घंटे तक ट्रैक्टर घुमाते हैं और एक घटना नहीं होती, लाल किले पे हो जाती है। जो पुलिस की निगरानी में है, जिसके रास्ते में पुलिस का हेडक्वार्टर है, दिल्ली पुलिस का, उसको क्रॉस करते हुए वहां जाते हैं। अब हम फिर आते हैं उस सांसद के ऊपर जिनका नाम अब मैं ले रहा हूं, क्योंकि उन्होंने ट्वीट कर दिया है। वो श्री सनी देओल है। धर्मेंद्र, प्रसिद्ध एक्टर धर्मेंद्र और भारतीय जनता पार्टी के पिछली बार सांसद रहे धर्मेंद्र के पुत्र सनी देओल है। सनी देओल का वाक्य हर जगह बताया जाता है, मेरा 2.5 किलो का हाथ है। फिर एक उनका वाक्य चलता है, तारीख पे तारीख, जो अब किसानों के मसले में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कि किसानों को सरकार से तारीख पे तारीख मिलती है। ये सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि मुझे शर्म आती है कि ऐसे टेलीविजन चैनल हैं जो सच्चाई को कैसे तोड़ना है, मरोड़ना है, इसकी माफ कीजिएगा सुपारी लिए हो। किससे सुपारी लिए हुए मुझे नहीं मालूम, लेकिन सनी देओल के इस ट्वीट को सिर्फ दिखाया उन्होंने, इसकी तलाश नहीं की कि सनी देओल ने इस ट्वीट किया क्या। अब मैं आपको दिखाता हूं कि सनी देओल के साथ इस दीप सिद्धू का फोटो आप देखें। अगर हमारे पास ये फोटो है, ये देखिए, सनी देओल प्रधानमंत्री जी हैं, सनी देओल हैं और उसके बाद दीप सिद्धू है। ये फोटो क्या कहता है? क्या प्रधानमंत्री के साथ कोई भी टहलता हुआ प्रधानमंत्री निवास में चला जाता है, सात रेसकोर्स रोड में किसी को भी लिए हुए और फोटो खिंचवा सकता है? अगर आप भारत को जानते हैं, भारत की व्यवस्था को जानते हैं, यहां तो अगर आप दिल्ली के पुलिस कमिश्नर से भी मिलने का वक्त लें तो वहां की क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल आपके पीछे पड़ जाएगा। आप क्यों मिलना चाहते हैं पुलिस कमिश्नर से? मैं खुद इसका भुक्तभोगी हूं कि पुलिस मेरे पीछे पड़ी कि आप क्यों मिलना चाहते हैं पुलिस कमिश्नर से। अब मेरी इतनी पोजीशन तो पुलिस वालों को मालूम है, लेकिन उन्होंने पूछना शुरू किया। ये पुलिसिया तरीका है। और प्रधानमंत्री के यहां अगर कोई मिलता है तो उसके सारे अगले पिछले चीजें तलाशी जाती हैं। और सनी देओल इस व्यक्ति को लेकर के प्रधानमंत्री से मिलने गए और ट्वीट में कह रहे हैं कि मेरा इससे कोई रिश्ता नहीं है, मेरे या मेरे परिवार का। एक फोटो और है मेरे पास जो अभी तक हुई नहीं, मैं शाम को आपको दिखा दूंगा, तलाशूंगा। इसी व्यक्ति का, दीप सिद्धू का फोटो सनी देओल के पूज्य पिताजी, भूतपूर्व सांसद और हिंदी सिनेमा के मशहूर एक्टर धर्मेंद्र के साथ भी है। उनकी मां हेमा मालिनी जो मथुरा से सांसद है, उनके साथ भी दीप सिद्धू का फोटो है। लेकिन दीप सिद्धू से सनी देओल और उनके परिवार का कोई रिश्ता नहीं। इतना बड़ा झूठा आदमी संसद में बैठा हुआ। और मैं झूठा इसलिए कह रहा हूं कि ये सारे सबूत। अब मैं आपको एक सनी देओल की बयान की क्लिप दिखाता हूं, जो आप देखें कि भारत की संसद। दीप ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ showed his interest wanting to join films ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੇ थोड़ी देर के बाद फिर सुनिए। ये बयान आपको सुनने लायक है कि सनी देओल क्या कह रहे हैं कि ये मेरा छोटा भाई है, ये फिल्म ज्वाइन करना चाह रहा है और समझा रहा है लोगों को। और इसका ये क्लेम है दीप सिद्धू का कि मैं उनका चुनाव में मैनेजर था गुरदासपुर में, वो मेरे सगे चचेरे भाई हैं और उनके बहुत सारे काम मैं करता हूं। उनके नाम पर मैं बहुत सारे शब्द तो डील है, अंग्रेजी में डील ही कहते हैं, वो मैं करता हूं सनी देओल। सनी देओल कह रहे हैं कल शाम को ट्वीट में, मैं दीप सिद्धू को जानता नहीं। भारत की संसद का एक सांसद, उसका झूठ कैसे प्रमाणित होता है, या फिर उस वाक्य में देखिए जो सनी देओल के खुद बयान में है। और शुरू में आप उनका ट्वीट देख चुके हैं। मैं आग्रह करूंगा एक बार सनी देओल का बयान, ये तो उनका ट्वीट है, उनका बयान फिर दिखा दीजिए सनी देओल साहब का, भारत के माननीय सांसद का। दीप
ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਯੰਗਰ ਬ੍ਰਦਰ ਟੂ ਮੀ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ showed his interest wanting to join films ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਂ ये हैं श्री सनी देओल, भारत के स्वनाम धन्य सांसद, और जिस राजनीतिक पार्टी के हैं वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो क्या सनी देओल ये कॉन्स्पिरेसी कर रहे थे? किसके इशारे पर? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर कर रहे थे। इसने लोगों से कहा लाल किले चलो, और उनको लीड करता हुआ लाल किले पहुंचा। इसकी फोटो है जिसमें वो झंडा पकड़े हुए। ये बात सारी मैं इसलिए बता रहा हूं कि एक सवाल मेरे दिमाग में है कि इसी दीप संधू का कोई फोटोग्राफ गलती से अगर किसी विपक्ष के नेता के साथ होता, पंजाब का है अमरिंदर सिंह के साथ होता, अखिलेश यादव के साथ होता, मायावती जी के साथ होता, नीतीश कुमार के साथ होता, जो भी विपक्ष में है, जो अदर देन भारतीय जनता पार्टी है, अगर इसका कोई फोटो मिल जाता तो मीडिया क्या करता? यही मीडिया जिसके मालिक सरकार फैमिली है कलकत्ता की, एक के मालिक पुरी फैमिली है, पुरी साहब खुद हैं, उन्होंने अपनी बहन को तो हटा दिया है अपने पूरे साम्राज्य में से, जो कि बड़ी जर्नलिस्ट हैं। आपसे मेरा ये कहना है कि अगर इसका फोटो इस दीप संधू का किसी विपक्ष नेता के साथ होता तो आज सारा विपक्ष किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए और देश के झंडे को अपमानित करने के लिए, लाल किले की शान को मिट्टी में मिलाने के लिए टेलीविजन चैनल्स की, समाचार चैनलों के सुर्खियों में होता। एक या दो चैनल को छोड़ के इस सवाल को, उस फोटो को भी किसी ने नहीं दिखाया जहां तिरंगा झंडा शान से खड़ा है और जो झंडा लगा है वो खालिस्तान का नहीं है, और टेलीविजन चैनलों ने उसको बता दिया कि खालिस्तान का झंडा वहां लगा है। और देश की प्रसिद्ध पत्रकार ने ट्वीट किया, एक छोटी टिप्पणी लिखी कि हम, और वो उन टेलीविजन चैनल के संपादकों की मुखिया हैं मतलब जो उनका संगठन है उसकी वो प्रेसिडेंट चुनी गई हैं अभी हाल में। वो कहती हैं कि कम से कम पत्रकारों को सिखों के झंडे और खालिस्तान के झंडे का फर्क तो पता होना चाहिए। सीमा मुस्तफा जी, उनका बयान आज मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने कवर अप नहीं किया, उन्होंने साफ साफ बताया कि कितने अज्ञानी ये पत्रकार हैं जिन्होंने लाल किले के ऊपर खालिस्तानी झंडे की बात की। लेकिन जिन चैनलों ने कहा उनको मैं ये बताता हूं कि एक जिस तरीके से सरकारी संपत्ति के का सिंबल बसें हो जाती हैं आसानी के साथ, या कहीं कहीं ट्रेन हो जाती हैं जिसमें पत्थरबाजी होती है, ये सरकार की संपत्ति का सिंबल लोग मान लेते हैं, इसलिए उसके ऊपर चलाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत प्रॉपर्टी किसी ने न लूटी, न उसे नुकसान पहुंचाया। जो जलाया उन्होंने या जो तोड़फोड़ की वो सरकारी बसों में की। यहां से चलते हुए इतनी बड़ी बस्ती को, कल भी मैंने कहा, आज भी कहता हूं कि क्रॉस करके चले गए दरियागंज को, लेकिन एक दुकान में लूटपाट नहीं हुई, सारी दुकानें खुली हुई थी, कोई बंद नहीं थी, और बहुत धनी लोगों का बाजार है। उसके बाद जामा मस्जिद है जहां हिंदू मुसलमान हो सकता था अगर उनके पास जाते तो, लेकिन वहां भी ये लोग नहीं है। ये लोग सीधे चलते हुए लाल किले कैसे चले गए? इसका मतलब कि एक कॉन्स्पिरेसी थी कि वहां पर हमला करो जहां से देश को एक नया नैरेटिव मिल सके कि ये किसान देश की इज्जत के खिलाफ है। 26 जनवरी को उन्होंने जुलूस किया, निकाला, देश की इज्जत के ऊपर दाग लगाया, और अब देखो लाल किले में घुस गए। मैं फिर कहता हूं, लाल किले के दरवाजे क्या पुलिस की कनाइवेंस से खुले या उस उद्योगपति के इशारे पर जिसके पास इस समय लाल किले का रखरखाव है? और एक सवाल मेरे दिमाग में और आता है कि लाल किले में इतने लोग थे, इनको रोकने में किसी एक गार्ड को खरोच तक नहीं आई। लाल किले की जो सुरक्षा में लगे हुए गार्ड हैं, किसी को खरोच भी नहीं आई। अगर एक खरोच आ गई होती तो टेलीविजन चैनल बताते इसको मारने की कोशिश हुई, इसे पीटने की कोशिश हुई,
देखो उसे यहाँ खरोच आई है, अगर यही गले में आ जाती तो ये मर जाता। ये सारे नरेटिव्स होते। तो मुझे ये शर्म आती है कि ये जो चैनल हैं जिन्हें ये तक पता हो जाता है कि हमारी इकोनॉमी कितनी बढ़ गई है, कितने लोगों को नौकरी मिल गई है, कितने वादे पूरे हो गए हैं, जिसका ये प्रचार करते हैं, जिसका विज्ञापन दिखाते हैं, जिसका पैसा लेते हैं, लेकिन इन्हें ये पता नहीं चला कि ये दीप सिद्धू कौन है। जिन्हें ये पता नहीं चला कि सनी देओल का ट्वीट का मतलब क्या है। किसी ने ट्वीट के ऊपर ध्यान नहीं दिया। किसी ने ये सवाल नहीं किया कि उसकी तस्वीर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के साथ कैसे है। किसी ने उस ट्वीट की छानबीन नहीं की, बल्कि उसे इस तरीके से सामने रखा कि एक परम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र बयान दे रहा है। वो भी भूल गया कि मैं इतने पाप कर चुका हूं कि अभी सामने आ जाएगा जो हमने आपको दिखाया उनके ट्वीट के बारे में। उसकी फोटो दिखाई, प्रधानमंत्री के साथ ही ले गए। प्रधानमंत्री कार्यालय ने, एसपीजी ने जांच की होगी कि सनी देओल की तो सांसद नहीं हुई होगी, लेकिन दीप संधू की हुई होगी कि हु इज ही, जिसको ये लेके आ रहे हैं। उसकी फोटो है, वो फोटो बकायदा शान से दिखाता है। तो ये कौन सा षड्यंत्र है देश की इज्जत को खत्म करने का? लेकिन ये षड्यंत्र है। और कल हमारे साथ जो दिन में, कल 3:30 बजे 2 वरिष्ठ पत्रकार थे, उन्होंने कहा कि ये लोग उसी लाइन पे चल रहे हैं कि एक झूठ को 100 बार बोलो तो लोग उसको सच मान लेते हैं। कल उन्होंने कहा, आज साबित हो गया कि सारे चैनल इस पूरे कांड को एक तरह से ढक देना चाहते हैं और बचा लेना चाहते हैं। जो षड्यंत्रकारी हैं वो सांसद को बचाना चाहते हैं, सांसद के साथी को बचाना चाहते हैं। इसके पीछे सांसद का षड्यंत्र है या सांसद की पार्टी का, इस सारी चीज पे चर्चा ही नहीं करना चाहते। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये टेलीविजन चैनल देश को कभी सत्य दिखाना ही नहीं चाहते, नहीं दिखाना चाहते सर। और ये मेरा वाक्य इसलिए है कि इन्होंने कल एक फोटो इन्होंने एक शॉट नहीं दिखाया किसानों के ट्रैक्टर मार्च का, जो कितनी शांतिपूर्ण गया, कितना बड़ा था। लगभग 3 लाख लोग कल सड़क पे थे। एक दुकान से किसी ने खरीदा नहीं सामान जिसे ये कह रहे थे कि उसने जबरदस्ती लिया। इतनी सावधानी किसानों ने बरती। किसी दुकान से उन्होंने पानी नहीं खरीदा, उनके पास था। किसी दुकान से उन्होंने चाय नहीं ली क्योंकि वो अपना लेके चले थे। किसानों ने कह दिया था 24-24 घंटे का राशन पानी साथ लेके आना। वो सब उस ट्रैक्टर में था और एक ट्रैक्टर के ऊपर कम से कम 5 या 6 लोग थे। इसका मतलब है कि अगर 1 लाख ट्रैक्टर थे तो 5 लाख लोग सड़कों पे थे। एक घटना नहीं हुई, कहीं पुलिस से झगड़ा नहीं हुआ, कहीं जनता के साथ उन्होंने ट्रैक्टर नहीं मोड़ा कि जनता भागे, या जो वहां जो पुलिस जो रास्ता दिखा रही है उससे वो हटे नहीं, पुलिस के तय रूट के ऊपर चले। उन किसानों को इन्होंने आतंकवादी बता दिया, उन किसानों को इन्होंने देशद्रोही बता दिया, उन किसानों को उन्होंने अपमानित किया। दरअसल ये देश के अपराधी हैं। ये देश किसानों का है। ये देश इन 3 लबार चैनलों का नहीं है। लबार का मतलब समझते हैं? झूठ बोलने वाला, बरबड़ करने वाला। ये सारे चैनल और उसमें मैं सुभाष गोयल के चैनल्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। वो तो महान परंपरावादी जिस तरीके के लोग हैं वो देश देख करके लोग पकड़ते हैं। और हाँ, एक मुझे दुख जरूर है कि एक एंकर जो मुद्दे की बात करता है वो भी इस झपेटे में आ गए और उनके ऊपर भी इन चैनलों का असर पड़ा और उन्होंने भी कल रात में वही रुख अख्तियार किया जो बाकी चैनलों। कैसे झूठ का असर सच्चे आदमी भी पड़ता है, ये देश में भी पड़ा होगा और देश को ये समझते समझते वक्त लगेगा। लेकिन किसानों को की बहादुरी को सलाम, जिन्होंने रात में ही कहा कि हमारा आंदोलन चलता रहेगा, शांतिपूर्ण रहेगा। जिस संगठन के बारे में हमने पुलिस को बता दिया था वो उसकी गलती है कि उसने उस संगठन के लोगों के ऊपर ध्यान नहीं रखा।
रखा। अच्छा हाँ, एक चीज और बताएं, इस दीप संधू को एनआईए का नोटिस है पैसा लेने का, दंगा फैलाने का, एनआईए का नोटिस गया है दीप संधू को, लेकिन उसके ऊपर इन्फोर्समेंट, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने कोई निगरानी नहीं रखी, न एलआईयू ने रखी, न आईबी ने रखी। वो निगरानी रखेगा, वो रखेगा इनके ऊपर, अजीत अंजुम जैसों के ऊपर, वो रखेगा विसार जैसों के ऊपर, वो रखेगा पुण्य प्रसून जैसे लोगों के ऊपर, उनकी निगरानी करेंगे। वो ये जांच करेंगे कि ये आटा इन लोगों के पास कहां से आ रहा है। लेकिन इसमें जो तत्व शामिल हो रहे हैं जो इसे भड़का सकते हैं, उसकी जानकारी इंटेलिजेंस सिस्टम के पास नहीं है। मैं देश के गृह मंत्री से, अमित शाह जी से नहीं, देश के गृह मंत्री से ये अनुरोध करता हूं कि कृपया अपने सिस्टम को मजबूत बनाइए, नहीं तो आपके यहाँ किसी भी चीज, किसी भी दिन बड़े बड़े कांड होने शुरू हो सकते हैं। आपके इस कमजोरी को आपका दुश्मन देश, जिसके नाम पे हम वोट मांगते हैं, पाकिस्तान में अभी अपने आप में बहुत ही वहां अंतर विरोध चल रहे हैं, झगड़े चल रहे हैं, वो अपनी गुर्बत से परेशान है, महंगाई से परेशान है। नहीं तो उनके लिए तो हिंदुस्तान में ऐसी स्थिति में फायदा उठाना बहुत अच्छा सौदा होता, क्योंकि मैंने कहा कि वो जो भी करते हैं होने के बाद हमें पता चलता है, हमारी महान जासूसी एजेंसियों को। अब आजकल वो चल रहा है ना कि वहां से पाकिस्तान की तरफ से सुरंग बन गई जिससे आतंकवादी आते हैं। सुरंग बन जाती है, बहुत कटी हुई सुरंग होती है, अनाड़ियों की नहीं होती है, जिसमें दो लोग एक साथ चल सकते हो, ऐसी सुरंग बनती है। और वो सुरंग, उसका पता हमें तब चलता है जब सुरंग बन चुकी होती है। ये तो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो ये खबरें तब देती हैं जब कोई गांव वाला उस सुरंग को पकड़ लेता है और पुलिस को जानकारी। वहीं आसपास के लोग वो ज्यादा विजिल हैं बजाय हमारे अपनी जासूसी एजेंसियों के। और हमारी इस कमजोरी को क्या पाकिस्तान और चीन नहीं जानता होगा? जरूर जानता होगा। तो इसलिए अमित शाह जी से इस मौके का उपयोग करते हुए निवेदन कर देता हूं कि अपने सिस्टम को ठीक कीजिए, बजाय उन लोगों के राय में फंसने की जो कहते हैं कि हम विपक्ष को और किसानों को इस तरीके से बदनाम कर सकते हैं। विपक्ष भी देशभक्त है, कल वही सत्ता में थे जब आप उनका विरोध कर रहे थे, आप आज वही कर रहे हैं जो ये लोग कर रहे थे। मैं सवाल एक और उठाता हूं, और सवाल इसलिए उठाता हूं क्योंकि कल ये हुआ कि हमारे एक चैनल ने कहा हमारे चैनल का माइक तोड़ दिया, हमारे चैनल के फोटोग्राफर को धक्का दिया। खाली आज हुआ है? अब आप देश में जहां जहां जाते हैं, इतनी आपकी साख कम होती है कि लोग आपसे कह देते हैं भाग जाओ यहां से, तुमसे बात ही नहीं करनी। 4-5 चैनलों का नाम लेते हैं, वो जो बड़े बड़े चैनल जो अपने को दिखाते हैं कि हम अगर नहीं होते, लोगों को बताने की कोशिश करते, तो मोदी जी की सारी बात आपके पास आती कैसे? वो अपने को प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षक मान लेते हैं, उनका कवच मान लेते हैं, उनका भोंपू मान लेते हैं, और ये नहीं जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी उन्हें एक पैसे का भाव नहीं देते। अगर देते होते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। हाँ, लिखे हुए सवाल के ऊपर वो जवाब देते हैं, और ये लोग उनके साथ नाव में खड़े होकर या कहीं भी खड़े होकर वो ट्वीट करते हैं, वो फोटो इंस्टाग्राम पे रिलीज करते हैं गर्व के साथ। किसी पत्रकार का के लिए महान शर्म की बात है, फोटो खींचना अलग चीज है, लेकिन उसे चारों तरफ फैलाना कि हम इनके साथ खड़े हैं, अपना ये मान करके कि इससे लोग हमसे डरेंगे, सरकारी तंत्र हमारी बात मानेगा, वो ये इस तरीके की मार्केटिंग करता है। ये किसी पत्रकार के लिए शर्म की बात, मैं बिना संकोच कहता हूं। और ये शर्मनाक स्थिति तब और खतरनाक हो जाती है जब आप किसानों के सवालों पर वो बातें कहते हैं जो विदेशी मूल को समर्थन देने वाला आदमी या विदेश के हितों को हिंदुस्तान में प्रचारित करने वाला चैनल जब ये बात कहता है, क्योंकि आप हिंदुस्तान की किसान की इज्जत खत्म करते हैं, यहाँ के नौजवान की इज्जत खत्म करते हैं,
तो आप ये मान लें, और आप ही के एक साथी पुलवामा और बालाकोट के मसले में जिस तरह सामने आए हैं, और सरकार ने अब तक उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं दर्ज किया, बिल्कुल साफ इग्नोर, और दूसरी तरफ इस दीप संधू के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, ये बताता है कि कहीं कुछ कनाइवेंस है। सनी देओल के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए झूठ बोलने के, कि पार्लियामेंट का सदस्य इतना साफ झूठ कैसे बोल रहा है कि मैं उसे नहीं जानता हूं, जबकि खुद अपने मुंह से वो कह रहा है कि ये तो मेरे भाई जैसा है, ये सिनेमा में काम करना चाहता है। वो कहता है ये मेरे कजिन है और मैंने इनका सारा चुनाव, इनके सारे आर्थिक हित देखे हैं। अब क्या सत्य है ये जनता के सामने आ चुका है। हाँ, एक खतरा मुझे लग रहा है कि जिस मीडिया की बदौलत जनता के सामने ये सत्य आया है, सोशल मीडिया, उसकी आजादी के दिन गिने चले। अब सोशल मीडिया एक पार्टी के आईटी सेल की बपौती बन जाएगा। जिस तरीके से एक न्यूज एजेंसी पीटीआई की जगह लेने के लिए लेफ्ट राइट सपोर्ट कर रही है और झूठी खबरें फैला रही है, नेशनल न्यूज एजेंसी, उसके उस झूठपन को देख करके मुझे लगता है कि ये सचमुच पीटीआई की बिल्डिंग और पीटीआई संस्था को घाटे का बता करके इसे कौड़ियों के दाम वैसे ही दे दिया जाएगा जैसे हमारी पेट्रोल कंपनियों को दिया गया, क्योंकि उसमें सरकार का बड़ा हिस्सा है पीटीआई में। अंत में एक चीज और, दो चीजें और कहनी कि कल जो आंसू गैस के गोले छोड़े गए किसानों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए, जहां कोई जरूरत नहीं थी, मुबारक चौक या क्या नाम है उसका, जहां कोई जरूरत नहीं थी, वहां पर आपने आंसू गैस के गोले छोड़े। आपने जहां जहां नागलोई में छोड़े, वो आंसू गैस के गोले एक्सपायरी डेट के थे। आंसू गैस के गोले जो जिस गन से छोड़े गए, टीयर गैस, वो गोले एक्सपायरी डेट के थे, और उसमें बहुतों कितनों की आंखें चली गई होंगी, ये अगले हफ्ते भर में पता चलेगा कि लोग जो उससे, और उन्होंने इसके ऊपर छोड़े, जिन लोगों के ऊपर छोड़े उनमें विशेष था महिलाओं के ऊपर। तो महिलाओं को आप आसानी से समझा सकते थे, उन्हें साइड से निकल जाने देते, लेकिन आपने महिलाओं के ऊपर बुरी तरह, जो आंदोलन में शामिल थी महिलाएं, एक बड़ी भीड़ थी, मेरे ख्याल है 6-7 हजार की भीड़ थी, उसके ऊपर उन्होंने वो एक्सपायरी डेट के आंसू गैस छोड़े। पुलिस भी एक कमाल करती है कि एक्सपायरी डेट के आंसू गैस आप छोड़ रहे हो, तो खरीदने के लिए जो बजट आपके पास आता है वो कहां चला गया? नए गोले, इसका मतलब आपने नए गोले के नाम पर एक्सपायरी गोलों को दिखा दिया, और एक्सपायरी गोले या एक्सपायरी सामान तो पुलिस उसे डिस्ट्रॉय कर देती है। तो जरूर है दिखा दिया गया होगा कि एक्सपायरी डेट की ये गोले, जब एक्सपायरी डेट इनकी खत्म हो गई, और 2014 में उसकी एक्सपायरी डेट खत्म हो, आज 20 में उनका 21 में उनका इस्तेमाल, 2011 के बने हुए 2014 में उनकी एक्सपायरी डेट आई और इस्तेमाल हो रहे हैं 2021 में। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि अगर ये हाल अगर पुलिस का है, तो उनकी गोलियां कैसी होंगी, उनके हथियार कैसे होंगे, जो हमें बताए जा रहे हैं उससे तो कुछ अलग ही होगा। और फिर डर लगता है कि सेना के साथ भी ऐसा नहीं है, क्योंकि सेना के लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पे आके अपनी शिकायत कर रहे हैं, और खासकर सियाचिन वगैरह में, लद्दाख में जिनकी ड्यूटी है, वो जिस तरीके से बता रहे हैं, वो काफी संदेह पैदा करता है। पर ये तो जनता के ऊपर है और सरकार के ऊपर है। मैं ये मानता हूं कोई भी सरकार अपनी सेना को कमजोर नहीं कर सकती, लेकिन एक खबर आपको बताऊं, मैं बार बार इसको कहने की कोशिश करता हूं कि मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, तो उस समय के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ यानी थल सेनाध्यक्ष ने खत लिखा था मनमोहन सिंह को, जिसमें लिखा था कि हमारे पास सिर्फ 10 दिन की लड़ाई का गोला बारूद है। एक तो देश को ये नहीं पता है कि इस समय, क्योंकि देश के मन को संतुष्टि मिलती है, सुरक्षा का अनुभव होता है, अगर उसे पता चले कि हमारे सेना के पास 90 दिन की लड़ाई का गोला बारूद है। मैं आशा करता हूं होगा, लेकिन सेना के लोग कहते हैं कि कुछ अलग बात कहते हैं, वो आज का विषय नहीं है।
लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, एक राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराते हुए वहां घोषणा होती कि अब राष्ट्रगान होगा, गाना होता है, मुख्यमंत्री जी सावधान खड़े होते हैं और उनकी उपस्थिति में ये सब होता है, और गाना होता है उस पार्टी के झंडे को फहराते हुए जिसे राष्ट्र का झंडा बताया गया, भारतीय जनता पार्टी के झंडे को, और जन गण मन अधिनायक जय हे वहां पर उसका गान हो। भारतीय जनता पार्टी के झंडे को जन गण मन अधिनायक जय हे, तो ये क्या संकेत देता है? क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों के मन में कोई ये छुपी हुई आकांक्षा है क्या कि राष्ट्रीय झंडे की जगह पर कमल के फूल वाला झंडा देश का राष्ट्रीय झंडा बन जाए? मैं ये मजाक में नहीं कह रहा हूं, दुख से पूछ रहा हूं, दर्द से पूछ रहा हूं, क्योंकि इसका वीडियो हमारे पास है। मैं देखता हूं अगर हमारे पास वीडियो है तो हम आपको उन मुख्यमंत्री महोदय की मुद्रा भी दिखाते हैं और इस गाने का पता है कि राष्ट्रगान के समय हम सभी सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं, तो सभी सावधान खड़े हो जाएंगे, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। जनगण मन अधिनायक जय भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा ब्राह्मण उत्कल विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलत तरंग, तब शुभ नाम जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा जनगण मंगलदायक जय भारत भाग्य विधाता, जय 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 भारत माता की, भारत माता की। सभी अतिथियों से आपने पहचाना ये कौन मुख्यमंत्री हैं? सुनाम धन्य शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। राष्ट्रगीत राष्ट्रगान सुनकर के सावधान खड़ा होना चाहिए। मैं खड़ा हुआ, लेकिन फिर मुझे लगा कि झंडा तो कोई और है, लेकिन फिर भी मैं इस गीत के सम्मान में अभी खड़ा रहा। आप में से भी बहुत सारे लोग इस गाने को सुनकर के खड़े रहे होंगे। तो हमारा देश जा किस दिशा में रहा है? किसानों का अपमान कर रहा है, पार्टी के झंडे को राष्ट्रीय झंडा बता रहा है, राष्ट्रगान गाया जा रहा है। क्या ये सब अनजाने में हो रहा है? ये अनजाने में नहीं हो रहा है। कोई एक सोच है जो लोगों के बीच में फैलाने की कोशिश हो रही है, और ये लोकतंत्र के नाम पर, मैंने कल रात में एक निवेदन किया कि लोकतंत्र के नाम पर जो तानाशाही का विचार, अथॉरिटेरियन आइडियोलॉजी टेलीविजन चैनलों ने कल हमें सेल की, क्योंकि वो खुद अज्ञानी हैं, उन्हें लोकतंत्र का मतलब ही नहीं पता है। वो कहते हैं कि किसानों का एक नेता होना चाहिए, तो वो तो वही बात हो गई, एक निशान, एक चुनाव, एक नेता, एक पार्टी, बाकी सब खत्म। तो एक कानून से ये सब हो सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हो सकता है, संसद में बहुमत है, पर देश के लोग इसको कितना स्वीकार करेंगे? कम से कम किसानों के आंदोलन ने एक झलक दे दी है और एक विश्वास दिलाया है, जिस विश्वास को तोड़ने की कोशिश, मुझे पूरा विश्वास है कि सत्ता की तरफ से, प्रशासन की तरफ से कोशिश होगी, लेकिन किसान और किसानों के नाम पर जिन लोगों से कृषि मंत्री मिले हैं, जिन्हें कहा जा रहा है, टेलीविजन चैनल बता रहे हैं फर्जी किसान, जो असली किसान है उसे फर्जी किसान बता रहे हैं, और जो फर्जी लोग हैं उन्हें असली बता करके कृषि मंत्री उनसे मिल रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं कि देश के बहुत सारे किसान इन कानूनों के समर्थन। ये है हमारा देश, ये है हमारी राजनीति, ये है हमारा मीडिया, ये है हमारी पुलिस, और ये है हमारी सरकार। ज्यादा इनका क्या वर्णन करूं। और ये हमारी संसद, जिसके माननीय सांसद महोदय सनी देओल
खुलेआम झूठ बोल रहे हैं, खुलेआम। आप इस प्रोग्राम को दोबारा भी देख सकते हैं यूट्यूब पे जाकर के, अगर यूट्यूब ने इसको हटा नहीं दिया, क्योंकि यूट्यूब के और फेसबुक के ऊपर श्री देश के सबसे बड़े पूंजीपतियों में से एक, जो कि अभी अडानी बड़े हैं, अंबानी बड़े हैं, ये इसका फैसला होना बाकी है, लेकिन अंबानी साहब ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा ये हिस्सेदारी अपनी बेची है, इसलिए वो फेसबुक और ट्विटर ये सब पूरे तौर पर नियंत्रित है। हमारा यूट्यूब बंद हो जाता है, कभी भी हमारा फेसबुक बंद हो जाता है, और वो कहते हैं कि आप एब्यूसिव भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप तय कीजिए कि मैंने आज जितना कहा है, क्या इसमें गाली गलौज की है या देश के प्रति इसमें चिंता आपको नजर आती है? किसानों का समर्थन गाली गलौज है या किसानों का समर्थन देश के लोगों की चिंता है? आप खुद तय कीजिए। आज का प्रोग्राम बस इतना ही। शाम 6 बजे आपसे फिर मुलाकात करेंगे, कुछ पत्रकारों के साथ, बड़े पत्रकारों के साथ। नमस्कार।